दोस्तों ये लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी बात होगी कि जब कुछ अमेरिकी लोग सीक्रेटली सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने पहुंचे थे। इन लोगों की मुलाकात का मकसद था सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए कन्वेंस करना, मतलब सऊदी अरबिया को इस बात के लिए मनाना कि वो इसराइल को कबूल कर ले और उसके साथ नॉर्मलाइजेशन कर ले। मगर खुद द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान बातों बातों में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डरते हुए जिस एक इंसान का नाम लिया उसका नाम सुनकर वो अमेरिकी ऑफिशियल्स भी शॉक रह गए थे, क्योंकि ये नाम एक ऐसे इंसान का लिया जा रहा था कि जो ऑलरेडी 40 से 45 साल पहले मर चुका था। वो भी इस तरह से कि अगर उस दौर में मौजूद रहने वाले लोगों को आज भी उस इंसान की मौत का वो मंजर याद आ जाता है तो वो पूरी तरीके से हिल जाते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूँ, मतलब इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ भी वही हो सकता है कि जो आज से 40-45 साल पहले उस इंसान के साथ हुआ था। और वैसे भी उस इंसान को बचाने के लिए भला अमेरिका ने क्या किया था। साथियों, यहाँ पर दरअसल जो बात चल रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि मिस्र के मशहूर नेता अनवर सादात की चल रही थी, कि जिनको मॉडर्न मिस्र के इतिहास के न सिर्फ सबसे मशहूर नेताओं में गिना जाता है बल्कि इतिहास के उस पहले अरब लीडर के तौर पर भी याद किया जाता है कि जिसने इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसराइल को अरब दुनिया में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, इसराइल का दौरा किया था और इसराइलियों को अपने यहाँ पर बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी की थी। मगर जब ये सब कुछ अनवर सादात की तरफ से किया जा रहा था तो शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं आया होगा कि इन तमाम चीजों की उनको कितनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका अंजाम इतना दर्दनाक और खतरनाक होगा कि अगले 40-45 साल बाद भी पैदा होने वाले मुस्लिम नेता उसको इबरत के तौर पर याद रखेंगे। हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 1970 के दौर से, कि जब मिस्र के एक मशहूर लीडर जमाल अब्दुल नासिर की मौत के बाद मिस्र की बागडोर अनवर सादात के हाथों में आई। वैसे तो अनवर सादात के बारे में भी डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने दौर में जो एक बड़ा ही अजीबोगरीब और लोगों को हैरान कर देने वाला फैसला किया वो ये था कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ली। अमेरिका ने मिस्र और इसराइल के बीच एक बिचौलिए का किरदार अदा किया और अमेरिका की ही सरपरस्ती में कैंप डेविड समझौते के तहत इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मिस्र ने इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी और इसी चीज ने ही अनवर सादात को न सिर्फ इसराइल में बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हीरो बना दिया। हर तरफ मीडिया में मानो बस अनवर सादात की ही चर्चा थी। उनको नोबेल पीस प्राइज तक दे दिया गया और तो और टाइम मैगजीन के कवर पर उनको मैन ऑफ द ईयर भी चुना गया। मगर जाहिर है कि ये सब कुछ तो सिर्फ वेस्ट में हो रहा था, लेकिन अरब और मुस्लिम दुनिया में हालात बिल्कुल उलट थे। जिस कैंप डेविड अकॉर्ड ने अनवर सादात को वेस्ट में हीरो बनाया था, उसी ने उनको पूरी अरब दुनिया में गद्दार बना दिया था। खुद उनके अपने देश के आम लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत कम होती जा रही थी और नफरत बढ़ती जा रही थी। अरब देशों ने तो फौरन ही मिस्र से न सिर्फ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए बल्कि उसको जो भी फाइनेंशियल एड वगैरह दी जाती थी वो भी सब खत्म कर दी। और ये सब कुछ इसीलिए ही हो रहा था क्योंकि अनवर सादात ने कोई मामूली कदम नहीं उठाया था, बल्कि उनके इस कदम के साथ ही अनवर सादात अरब दुनिया के पहले लीडर और मिस्र अरब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था कि जिसने इसराइल को कबूल किया था। अब साथियों, अनवर सादात ने इसराइल के साथ समझौता तो 1978 और 79 के दौर में किया था, मगर अनवर सादात गद्दी पर 1970 से बैठे हुए थे। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि 1970 से लेकर 78-79 के दौर तक भी मिस्र के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। अनवर सादात की तरफ से लाई गई जो नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। उनकी पॉलिसीज की वजह से ही अब देश के अंदर जो गरीब थे वो पहले से ज्यादा गरीब होते जा रहे थे और जो अमीर थे वो हद से ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। करप्शन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अब हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और ये हद से ज्यादा गुस्सा अचानक से 1974 में उस वक्त फट पड़ा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से उस रोटी पर से भी सब्सिडी हटाने का फैसला किया गया कि जिसके ऊपर जमाल अब्दुल नासिर के दौर से लगातार दी जा रही थी। देश के अंदर बड़े और खतरनाक लेवल पर दंगे फैल गए। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि गवर्नमेंट को
आर्मी उतारनी पड़ गई। आर्मी ने भी जब हालात को देखा तो फौरन ही जवाब दे दिया कि वो हालात को उसी वक्त संभाल पाएगी कि जब गवर्नमेंट अपना ये सब्सिडी हटाने का फैसला वापस लेगी। अनवर सादात की हुकूमत को न चाहते हुए भी अब आम पब्लिक के सामने झुकना पड़ा, मगर हाँ, पब्लिक के सामने अनवर सादात की होने वाली इस पहली हार ने अनवर सादात के रवैये को पूरी तरीके से बदल दिया था। अब अनवर सादात ने एक बड़े तानाशाह का रूप ले लिया था। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को फौरन ही किसी न किसी तरीके से क्रश कर दिया जाता था। बची कुची कसर 1978 और 79 में इजराइल के साथ होने वाले समझौते ने पूरी कर दी, और फिर अपनी मौत से सिर्फ एक महीना पहले 1981 में लिए गए एक फैसले ने तो मानो हदें पार कर दी। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये अनवर सादात की वो गलती थी कि जिसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया। दरअसल अनवर सादात ने अपने तमाम विरोधियों पर एक बड़े और फाइनल क्रैकडाउन का फैसला किया था। इस क्रैकडाउन के तहत पूरे मिस्र से सैकड़ों की तादाद में असरदार लोगों को गिरफ्तार करवा दिया गया, जिसमें जाहिर है हर तरह के लोग थे। जर्नलिस्ट थे, वकील थे, स्टूडेंट थे, मजहबी लोग थे, वामपंथी थे, हर तरह के लोग थे। जाहिर है इन सभी असरदार लोगों को गिरफ्तार करवा के अनवर सादात को यही लग रहा था कि एक ही वक्त में उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को निपटा दिया है और सारे खतरे को खत्म कर दिया है। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि बुरा वक्त उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस मामले के कुछ हफ्ते के बाद ही उनके जो उपराष्ट्रपति थे, मतलब कि हुस्नी मुबारक, उनको ये इंटेलिजेंस मिली कि उनकी खुद की आर्मी के अंदर कुछ ऐसे जूनियर ऑफिसर्स हैं कि जो अनवर सादात के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब वैसे तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर खुद अनवर सादात की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो उन्होंने भी किसी दौर में अपने सीनियर साथी मतलब के जमाल अब्दुल नासिर के साथ यही किया था। ये भी आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे और फिर इन्होंने जमाल अब्दुल नासिर और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस दौर के हुक्मरान के खिलाफ बगावत की थी। और इस तरह से फिर मिस्र की गद्दी तक पहुँचने के लिए, मिस्र का राष्ट्रपति बनने के लिए जमाल अब्दुल नासिर का रास्ता बना था। और फिर 1970 में जाकर जब जमाल अब्दुल नासिर की मौत हो गई थी तो फिर उनके करीबी मतलब अनवर सादात ने गद्दी संभाल ली थी। मेन मुद्दे पर वापस आए तो जैसे ही हुस्नी मुबारक को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन अनवर सादात को खबरदार किया और कहा कि आने वाले दिनों में जो यौम किपुर वॉर की याद में हमारे देश में एक बड़ी फौजी परेड होने वाली है, उसमें कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और तमाम चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अनवर सादात ने इस वार्निंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि मजाक समझकर मानो हवा में उड़ा दिया। मगर साथियों, अनवर सादात को ये लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि वाकई मिस्र की फौज में जूनियर लेवल पर ही सही एक ग्रुप अनवर सादात के खिलाफ बन चुका था, और उस ग्रुप को जो इंसान लीड कर रहा था उसका नाम था खालिद इस्लाम्बुली। इसके बाद दिन आया 6 अक्टूबर 1981 का, कि जिसका लंबे वक्त से खालिद और उसके साथी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस दिन मिस्र के अंदर इजराइल के खिलाफ लड़ी गई यौम किपुर वॉर की जीत का जश्न मनाया जाना था। मतलब एक बड़ी मिलिट्री परेड होने वाली थी, और इस मिलिट्री परेड के अंदर खालिद इस्लाम्बुली की यूनिट को भी हिस्सा लेना था। खालिद को एक ट्रक का कमांडर बनाया गया था, जिसको जाहिर है बाकी बहुत सारे ट्रक्स की तरह अनवर सादात के सामने से गुजरना था। 6 अक्टूबर 1981 का दिन आ गया और दोपहर के लगभग 12:30 बजे होंगे कि जब ये मिलिट्री परेड अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। वहां मौजूद लोग इसका खूब मजा ले रहे थे। बारी बारी से फौजी टुकड़ियां आ रही थीं, गाड़ियां आ रही थीं और अनवर सादात को सलामी दे रही थीं। खुद अनवर सादात भी बार बार खड़े हो रहे थे और तालियों से स्वागत कर रहे थे। तभी इस परेड का सबसे अहम पल आया कि जब मिस्र की एयरफोर्स के जो जेट्स थे वो हवाओं में उड़ने लगे। किसी भी फाइटर जेट की तरह ये सारे जेट्स हवा में कलाबाजियां खा रहे थे और साथ ही अलग अलग तरीके के कलर्स छोड़ रहे थे। हवा में उड़ते हुए ये सारे जेट्स जैसे ही आसमान में उस पॉइंट पर पहुंचे कि जिसके एग्जैक्ट नीचे ये परेड हो रही थी, मतलब ये पूरा शो सजा हुआ था, तो नीचे मौजूद सारे के सारे लोग भी सिर्फ इन जेट्स को ही देखने लगे। किसी की भी नजर या ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा था। इन जेट्स की आवाज अब इतनी ज्यादा थी कि इधर उधर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बिल्कुल इसी मोमेंट पर ही खालिद और उसके साथियों का वो ट्रक भी अनवर सादात के सामने से गुजरने लगा कि जिसको वहां से गुजरना ही था। बस फिर क्या था, अचानक से वो ट्रक रुका और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, खालिद अपने 3 साथियों के साथ ट्रक से कूदा और अनवर सादात की तरफ लपका। खालिद और उसके साथियों ने एक लम्हा गवाए बगैर ही फौरन ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। आसपास में मौजूद लोग कुछ समझ पाते या कर पाते उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। लगभग 1 से 2 मिनट तक गोलीबारी चली और जब ये गोलीबारी खत्म हुई तो अनवर सादात की कुर्सी खाली थी, क्योंकि वो जमीन
जमीन पर पड़े हुए थे। पूरा जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। फौरन ही हेलीकॉप्टर के जरिए से पास ही में मौजूद एक हॉस्पिटल में उनको भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ जो हमलावर थे उनमें से एक की मौके पर ही मुठभेड़ में मौत हो गई थी। बाकी बचे हुए खालिद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अनवर सादात के कत्ल से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आई कि जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि आखिर इनको कत्ल करने की वजह क्या थी, तो उन सारी ही अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स में जो पहली और सबसे बड़ी वजह बताई जाती थी वो कुछ और नहीं बल्कि कैंप डेविड अकॉर्ड को बताया जाता था। मतलब वही समझौता कि जो अमेरिका के कहने पर, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से मिलने वाली एड के लालच में अनवर सादात ने इजराइल के साथ किया था और इजराइल को उस समझौते के तहत रिकॉग्नाइज किया था। जबकि इसके अलावा जो दूसरी या तीसरी वजह बताई गई वो मजहबी और राजनीतिक लोगों पर जबरदस्त तरीके से क्रैकडाउन करना था। अनवर सादात की मौत पर मिस्र के शहरों की सड़कों पर एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की खामोशी नजर आई थी। मतलब लोग या तो अपने घरों में बंद थे या फिर अपने काम से काम रख रहे थे। ना तो कोई सड़कों या कैमरे पर आकर अफसोस का इजहार कर रहा था, न रो रहा था, न ही मातम कर रहा था। ये चीज क्लियरली इशारा कर रही थी कि मिस्र के जो ज्यादातर आम लोग हैं वो अनवर सादात के बारे में क्या सोचते हैं या उनके दिलों में अनवर सादात को लेकर क्या चीज पाई जाती है। अनवर सादात के अगर जनाजे पर भी नजर डाली जाए तो इसमें अमेरिका के एक नहीं बल्कि तीन राष्ट्रपति यानी जो पहले भी रह चुके थे वो भी पहुंचे थे और इजराइल के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, बड़े बड़े वेस्टर्न लोग पहुंचे। लेकिन अगर इस जनाजे में कोई नहीं था तो वो मिस्र के आम लोग थे। दूसरी तरफ बाद में देखा गया कि जब खालिद और उसके 2 साथियों का ट्रायल शुरू किया गया तो जब भी वो कोर्ट रूम में आया करते थे तो बजाय अफसोस जाहिर करने के वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते थे, जोर जोर से मजहबी नारे लगाया करते थे। मतलब क्लियरली वो ये मैसेज दिया करते थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है बल्कि ऐसा करना उनकी मजहबी जिम्मेदारी थी। खालिद ने तो चिल्लाते हुए ये तक कहा था कि उसने इस दौर के फिरौन को कत्ल किया है। खालिद और उसके दोनों साथियों को कुछ ही महीने के बाद मतलब अप्रैल 1982 में मौत की सजा सुना दी गई थी। इसी के साथ यहाँ पर खत्म होती है अनवर सादात की ये कहानी। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।